नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जो सिलेबस आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, इस पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में, तो ये आपको ऐसे लास्ट मिनट नोट्स की तरह काम आ सकती है वीडियो, कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ने बैठे हो, जो कि जनरली देखा जाता है आजकल स्टूडेंट्स में। तो आपको लास्ट टाइम पे ये वीडियो हेल्प कर देगी। ठीक है, और जो भी लोग इस सब्जेक्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं, कि उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है हमें, और ये वीडियो वो देख के ऐसे सोचते हैं कि नंबर थोड़े से बढ़ा लेंगे, थोड़े से टॉप कर लेंगे सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऐसे थोड़ा सा उनको लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि पास हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, या हो भी पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी इस सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो के एंड में आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में आप खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ आपका हाथ चलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना। वैसे मैं जो भी नोट्स होंगे इस वीडियो में वो मैं लिंक में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन वगैरह में रख सकते हैं, ताकि आप एग्जाम सेंटर से पहले एक बार रीड आउट कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है। अगर आपका ये सिलेबस है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से कवर करूंगा, मस्त इजी लैंग्वेज में कवर करूंगा, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, आप थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में SM भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट है, तो ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप प्लानिंग भी कर रहे हो, उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो एंड कंट्रोल कर रहे हो। किस चीज़ को? ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को। ठीक है, किस चीज़ को? ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रैटेजी है भैया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उस स्ट्रैटेजी को आप प्लान कर रहे हो पहले कि कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो टाइम टू टाइम, और उसको कंट्रोल कर रहे हो अगर कोई भी लैग है कहीं पे तो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को प्लान, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक पोजीशन। स्ट्रैटेजिक पोजीशन, जो कंपनी की अभी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, उसको अंडरस्टैंड करना। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या लेने वाली है कंपनी फ्यूचर में, फ्यूचर के स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को देखना, और स्ट्रैटेजी जो एक्शन में है अभी, जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही है, उसको मैनेज भी करना। मैनेज करने से क्या होगा, आप मेक श्योर करोगे वो स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज़ कर रही है कंपनी। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। आपको पता रहेगा कि आपको किस दिशा में जाना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको कैसे अचीव करना है। जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास वेल मैनेज स्ट्रैटेजी है तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको उन स्ट्रैटेजीज़ को कैसे अचीव करना है। इन्हांसिंग कंपैटिटिवनेस। कंपैटिटिवनेस कैसे इन्हांस करेगा? आपने स्ट्रैटेजी अगर बनाई तो आप कंपैटिटर्स को भी तो ध्यान में रखोगे, और कंपैटिटर्स को ध्यान में रखोगे मतलब आप कंपैटिटर्स से 2 कदम आगे रहने की हमेशा कोशिश करोगे, तो कंपैटिटिवनेस आपको बनाएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेज रिसोर्स एलोकेशन। जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हो, मनी रिसोर्स हो गया, मैन हो गया, टाइम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसको आप एलोकेट कर पाओगे अच्छे से और यूटिलाइज कर पाओगे, तो रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। किसके जरिए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जरिए। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। जो भी आप डिसीजन लोगे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कंपनी में कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, कंपनी में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या रिमूव करना है, उसकी जो डिसीजंस होंगे वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ज़रिए इजी हो जाएंगे। मैनेजिंग चेंज। आपकी कंपनी में या एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी यार, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग है क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा है। तो हाँ, मैनेजिंग चेंज। जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट में कल को कुछ भी चेंज होता है, कंपेटिटर्स हमेशा सेम तो रहेंगे नहीं, है ना, चेंज भी हो सकते हैं, तो चेंज को मैनेज करने के लिए भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो इफेक्टिवली, आपने ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर ली कि हो गई हैं आपकी, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा सस्टेनिंग ग्रोथ। आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम में ग्रो करेगी ही करेगी। तो ये था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्या होता है भैया स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। किसे बोल दिया भैया आपने? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है क्या?
ऐसे सुना तो बहुत है लेकिन आज तक मीनिंग नहीं समझ में आया। तो स्ट्रैटेजी बनाना ही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होता है, सोचना स्ट्रैटेजिकली ही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होता है। इट्स अबाउट डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू कम्पीट। आप मार्केट में हो, मार्केट में आपको कंपेटिटर्स भी मिलेंगे। सबसे बेस्ट वे क्या है कंपेटिटर से कम्पीट करने का, अगर आप वो सोच रहे हो बैठ के, तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है, इन द मार्केट प्लेस अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग अ कंपनीज यूनिक पोजीशन इन इट्स कंपेटिटिव लैंडस्केप, कि कंपनी की क्या पोजीशन है जो भी कंपेटिटिव मार्केट है उसमें। इट एनकम्पासेस असेसिंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड अलाइनिंग रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ टू एक्सप्लॉइट दीज एस्पेक्ट्स मोस्ट इफेक्टिवली। तो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ये कह रहा है कि आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो। स्वॉट आप सबने सुना होगा। स्वॉट एनालिसिस में SW जो होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो इंटरनल माना जाता है, ठीक है, वो हो गया आपका इंटरनल। और जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं वो होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो आपने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को देख लिया, उसके बाद अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपने अपने रिसोर्सेज लगाए, कैपेबिलिटीज़ लगाई, ठीक है, ताकि आप अच्छे वे में उनको यूटिलाइज़ कर पाओ कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या थ्रेट्स, किससे बच के रहना है। उस हिसाब से ही तो आप अपना रिसोर्स यूटिलाइजेशन करोगे या जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रिक्वायर्स नॉट ओनली प्लानिंग बट ऑल्सो अ डायनामिक अडेप्टेशन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, इंश्योरिंग दैट द स्ट्रैटेजी रिमेन्स रिलेवेंट एंड कंपेटिटिव ओवर टाइम, ठीक है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप प्लानिंग कर लो। प्लानिंग तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो रेलेवेंट रहे, कंपैटिटिव रहे। जो भी जैसे लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो लंबे समय तक आपकी स्ट्रैटेजी कामयाब रहे, उसको भी आप बोलोगे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ठीक है। अब क्या फ़ायदा होता है स्ट्रैटेजी बनाने का? स्ट्रैटेजी बनाने से आपको फ्यूचर ट्रेंड्स पता चल जाते हैं। ऑब्वियसली जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले से देख के रखते हो भाई। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ही ले रहे हो। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन यहाँ पे इंश्योर हो जाती है कि आप लंबे समय तक उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप हमेशा इनोवेशन और चेंजेस को देखोगे कि मार्केट में क्या इनोवेशन हो रहा है, आप उस इनोवेशन के ऊपर कितना खरे उतरे हो, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी खरी उतरी है, या उसको चेंजेस वेंजेस कर सकते हो स्ट्रैटेजी बनाने के दौरान। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक इन्फॉर्मेशन से होता है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी है, इन्फॉर्मेशन अच्छा है आपके पास, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर पाओगे, ठीक है। अब एक स्ट्रैटेजी के क्या फीचर्स हो सकते हैं? भैया स्ट्रैटेजी को आप बोल दो स्पेशलाइज्ड प्लान बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं, टू आउट परफॉर्म द कंपेटिटर्स। जो भी हम पढ़ते हुए आए हैं कि हमको कंपेटिटर से ही तो लड़ना है, हमें क्या करना है, तो हमें एक स्पेशलाइज्ड प्लान चाहिए जिसको हम स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। डिटेल्स अबाउट हाउ मैनेजर्स मस्ट रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमने पढ़ा था कि अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए अगर आप रेडी हो तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। रीडिफाइंस डायरेक्शन टूवर्ड्स कॉमन गोल, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जो भी आपका गोल होगा आपको कैसे अचीव करना है उसका रास्ता तो बता ही देगा आपको स्ट्रैटेजी, ठीक है। रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ इफेक्टिवली मोबिलाइज रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे कैसे उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया था स्वॉट एनालिसिस करके, तो वैसे आप स्ट्रैटेजी में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या आपके पास थ्रेट्स हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। मैक्सिमाइज द ऑर्गेनाइजेशंस चांसेस टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। भाई कंपनी किसके लिए काम कर रही है? अपने ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम कर रही है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी है तो मतलब ऑब्जेक्टिव आपके अच्छे से अचीव हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपको नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको कस्टमर कन्वर्जन करना है। जैसे आपके पास कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं भैया, आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। कन्वर्ट एज इन आपके पास एक बार सामान लेके चले जा रहे हैं फिर दिख ही नहीं रहे हैं। अगर उसको आपको चेंज करना है, आपको लॉयल बनाने हैं कस्टमर्स, वो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मार्केट लीडर बनना है, वो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना है, मार्केट पोजीशन बनानी है, न्यू कस्टमर सेगमेंट में घुसना है, रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करने हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा होता है यार ये चीज़, तो कि आपको पैसा बढ़ाना है, सेल्स वगैरह बढ़ानी है, नए नए इन्वेस्टर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, तो आपको ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो।
भैया अब हमने डिस्कस कर लिया अभी तक कि क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और क्या होता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या होता है विजन, और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है मिशन। विजन का मतलब होता है भैया आपकी ऐसी नज़र जो लॉन्ग रन में जा रही है, जो आप दूर का देख रहे हो, उसमें दूर का देख रहे हो, ठीक है, लॉन्ग रन में जा रही है। वट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेज टू अचीव इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन याद रखना है इसमें कि लंबे समय का सोच रहे हो तो आप विजन बना रहे हो। अ विजन स्टेटमेंट लुक्स फॉरवर्ड and creates a mental image of the ideal state that the organization wishes to achieve, कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहती है, क्या आइडियल स्टेट है उसकी फ्यूचर में, ठीक है। एक इमेज बना रहे हो अगर आप, तो आप विजन देख रहे हो, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी सीकिंग टू सॉल्व, कि क्या प्रॉब्लम हम फ्यूचर में सॉल्व करेंगे अगर हम ऐसे ही ऑपरेशंस करते रहें या ऐसे ही बिजनेस करते रहे तो। वेयर आर वी हेडेड, कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ वी अचीव ऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स व्हाट वुड वी लुक लाइक 10 years फ्रॉम नाउ, कि जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। स्ट्रैटेजी आपके पास मान लो कि 5 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। 5 स्ट्रैटेजीज बना रखी है, अगर आप पाँचों की पाँचों अचीव कर लेते हो तो उसके बाद क्या, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, वो आपका विजन बताएगा कि उसके बाद आप क्या अचीव करने वाले हो, तो उसको हम बोलेंगे विजन। इट डिपिक्ट्स अ विजन ऑफ व्हाट कंपनी विल लुक लाइक इन फ्यूचर एंड सेट अ डिफाइंड डायरेक्शन फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ठीक है। विजन से आपको क्या पता चलता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसी दिखेगी और क्या डायरेक्शन होगी, जो आने वाले टाइम में हमारी कंपनी में प्लानिंग वगैरह होगी, स्ट्रैटेजी वगैरह बनेगी, वो किस लेवल पे बनेगी। और स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की बात करें, जो कि हम आने वाले टाइम में अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मान लो बड़े लेवल पे होती है, ठीक है। ऊपर के लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो किस बेसिस पे बनाएंगे, जो भी आपका विजन होगा उस बेसिस पे बनाएंगे। ऑलराइट, अब विजन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए भाई, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए, कंपनी का कल्चर दिखना चाहिए उसमें कि कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, किस कल्चर पे कंपनी काम करती है, इनोवेशन करती है, कि कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है कि क्या है। एम्ड एट ब्रिंगिंग बेनिफिट्स इंप्रूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर, जो भी विजन होगा वो कंपनी की बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए, कि कंपनी के फ्यूचर को बताए कि हाँ भी फ्यूचर में ये सारे इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिफाइन अ कंपनीज रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेयर इट इज़ हेडिंग, कि कंपनी है क्यों वहाँ पे और कहाँ जाना चाहती है वो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ ना जाना चाहती है। विजन के एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं, जैसे अमेजॉन का जो विज़न है वो है मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना। भैया बन जाओ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, वही उनका विजन है फ्यूचर में, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ओपन एंडेड विजन है। इसमें आप ये नहीं बता सकते हाँ भैया आपने 50 लाख कस्टमर्स कर लिए तो आपका विजन कंप्लीट हो गया। ओपन एंडेड है, दुनिया के सारे कस्टमर्स को आप नहीं सर्व कर सकते एक बारी में। तो वर्ल्ड जो यहाँ पे आ गया ना, ये बहुत ऐसे इंस्पिरेशनल चीज़ है कि वर्ल्ड के सारे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना बहुत बड़ी बात है अपने में। वहीं वॉलमार्ट का अगर विजन आप देख लो, टू बिकम वर्ल्ड वाइड लीडर फॉर ऑल रिटेलिंग या ऑफ ऑल रिटेलिंग, जो भी रिटेलिंग बिजनेस है, जो भी खुदरा मार्केट है, उसका वर्ल्ड वाइड लीडर बनना है वॉलमार्ट को। और यूनिलीवर का क्या एग्जांपल हो सकता है, टू मेक सस्टेनेबल लिविंग कॉमन प्लेस, जो भी सस्टेनेबल लिविंग है उसको एक कॉमन प्लेस बनाना। लिंक्डइन का क्या एग्जांपल हो सकता है, लिंक्डइन आप सब यूज़ करते होंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो, या प्रोफेशनल है तो आप यूज़ करते ही होंगे। टू कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल्स टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल, सारे दुनिया के प्रोफेशनल को कनेक्ट करना ही उसका विजन है, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना और मेक श्योर करना कि वो प्रोडक्टिव हैं और सक्सेसफुल हैं, ठीक है। ये तो हो गया लिंक्डइन का विजन। अब ये था विजन। अब देखते हैं क्या होता है मिशन। मिशन किसे बोलेंगे, मिशन बोलेंगे कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों जीवित है, मतलब कर क्या रही है ऑर्गेनाइजेशन, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड इंटेंशन, कि करना क्या चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट्स बिजनेस इज, व्हाई इट डज इट, कि वो किस चीज़ में है। जैसे अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन क्या बेच रही है, या अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में है कि कोरियर में है, मतलब किस किस चीज़ में है अमेज़ॉन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें अमेज़ॉन कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, मतलब क्या एक पर्पस वो सर्व करना चाहता है, वो भी आएगा मिशन स्टेटमेंट में, ठीक है। शॉर्ट समरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कोर पर्पस फोकस एंड एम, शॉर्ट समरी
मतलब आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में, शॉर्ट टर्म बोल सकते हो आप इसे, ऑर्गेनाइजेशन के कोर पर्पस को बता देगा, फोकस को बता देगा और एम को बता देगा, मिशन। वहीं पे विजन अगर आप देख रहे हो तो विजन होता है लॉन्ग टाइम के लिए, और ये कंसाइज नहीं होता है विजन। विजन होता है एक ऐसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। The mission statement supports the vision and serves to communicate purpose and direction to employees, customers, vendors and other stakeholders. जो मिशन स्टेटमेंट होगा आपका, वो जो विजन स्टेटमेंट अभी ऊपर हमने पढ़ा है ना, उसी के बेसिस पे बनेगा मिशन। विजन आप मान लो कि एक एंड गोल है आपका, और मिशन है कि आप उस गोल पे कैसे अचीव कर रहे हो उस गोल को, ठीक है, उस गोल को आप कैसे अचीव कर रहे हो, ये आपका हो गया मिशन। ये सारे मान लो मिशन है, इनको अगर आप अचीव करते हो तो आप क्या अचीव करोगे, विजन अचीव करोगे, ठीक है, ये आपका है विजन। तो मिशन में भी कुछ आंसर्स देने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के, जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। व्हाट इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्या होने वाला है वो नहीं, अभी फ़िलहाल में भैया आज की बात करो कि आज क्या कर रहे हैं हम। वाई डज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या प्रोडक्ट और सर्विस बेचती है। हाउ डू वी डू इट, कैसे हम करते हैं वो सारी चीज़ें। whom डू वी सर्व, कि हमारे कस्टमर्स कौन है, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, वो सारा किस में हम देखते हैं, मिशन स्टेटमेंट में देखते हैं, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं कि क्यों बनाई जाती है। मिशन स्टेटमेंट इन्फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स अबाउट इट्स प्लान एंड गोल्स। आपको अगर प्लान जानना है, गोल्स जानने हैं, तो आप मिशन स्टेटमेंट देखोगे, ठीक है। यूनिफाइज एम्प्लॉयज़ एफर्ट इन परसुइंग कंपनीज गोल। अब कंपनी के गोल को अचीव कौन करेगा, एम्प्लॉय ही तो अचीव करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कौन मेक श्योर करता है, मिशन स्टेटमेंट मेक श्योर करता है। सर्व्स एज ए इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन टूल। मिशन स्टेटमेंट के ज़रिए आप पब्लिक रिलेशन बना सकते हो। पब्लिक सबसे पहले आपका क्या देखेगी, भैया कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कर क्या रही है, क्या क्या प्रोडक्ट सर्व कर रही है, किसको सर्व कर रही है। तो पब्लिक रिलेशन में बहुत काम आता है मिशन स्टेटमेंट। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको भैया रिसोर्सेज कितने चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, वो आपको मिशन स्टेटमेंट बता देगा, ठीक है। गाइड स्ट्रैटेजिक और डेली डिसीजन मेकिंग। जो भी आपकी डेली डिसीजन मेकिंग होगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, मैंने बता दिया था। जो भी आपका मिशन स्टेटमेंट होगा वो आपकी डेली डिसीजन मेकिंग को गाइड करेगा। शोज दैट कंपनी इज़ प्रोएक्टिव। जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसका डिसीजन आज ही ले लिया कंपनी ने, तो कंपनी क्या है, प्रोएक्टिव है और वो मिशन स्टेटमेंट फॉलो कर रही है। अब भैया डिफरेंस देख लो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, विजन में क्या डिफरेंस है और मिशन स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पर्पस क्या होता है दोनों का, विजन का होता है कि फ्यूचर स्टेट बता देता है भैया ऑर्गेनाइजेशन की, कि डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट क्या है, मतलब एंड गोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, एंड स्टेट कहाँ देख रही है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप कितनी दूर तक देख सकते हो वो आपका विजन है। यहाँ से खड़े होकर आप कितने किलोमीटर तक देख सकते हो वो आपका विजन है। मिशन का मतलब है कि अभी फ़िलहाल आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोर पर्पस कि आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है, ठीक है, और आपका फोकस कहाँ पे डाइवर्ट होना चाहिए वो आपको बता देता है मिशन, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है, विजन होता है भैया फ्यूचर ओरिएंटेड, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये है लॉन्ग टर्म गोल विजन। मिशन होता है करंट ऑनगोइंग ऑपरेशंस, ठीक है, अभी फ़िलहाल हाल ही में आपके साथ क्या हो रहा है या आप किस प्रोसेस में हो। और मिशन को एक अप्रोच भी बोला गया है ताकि जिसके ज़रिए आप विजन को अचीव कर सकते हो। एक और एग्जांपल लो, मान लो ये आपका विजन है भैया, विजन होगा बहुत ज़्यादा ऊपर। विजन को अचीव करने के लिए भैया आपको लगेगी एक लैडर अभी सही से बनी नहीं बट मान लो, ठीक है, ये आपको लैडर लगेगी जो आपको लेके जाएगी विजन तक। अब इस लैडर को ही आप बोलोगे मिशन, ये आपके बहुत सारे मिशन हो सकते हैं ताकि आप विजन तक पहुंच पाओ। ऑलराइट, यह यहाँ पे बोला गया है कि विजन जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, लॉन्ग टर्म होता है विजन, और बल्कि जो मिशन होता है वो करंट प्रोसेस बताता है और एक अप्रोच होती है ताकि जिसके ज़रिए आप विजन को अचीव कर सकते हो। फंक्शन होता है, विजन का जो फंक्शन होता है वो होता है सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कि कैसे किस डायरेक्शन में कंपनी को मूव करना है ताकि कंपनी यही ना भूल जाए भैया हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, आज का तो ऑब्जेक्टिव हो गया, अभी कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, वो आपको बताता है विजन। मिशन बताता है भैया आज क्या करना है, पहले तो ये बताओ, डे टू डे ऑपरेशंस बता देगा आपको, ठीक है, और
जो भी आपको जो डायरेक्शन है ना, जो विजन प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करने के दौरान बताएगा। जैसे कि मान लो अमेजोन का जैसे हमने एग्जांपल लिया था, वर्ल्ड्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है उसे, तो वो उसका विजन है, वो उसका डायरेक्शन है। अब उस डायरेक्शन के बेसिस पे आप मिशन बताओगे कि डे टू डे आप ऐसा क्या करो कि आप वर्ल्ड्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बन पाओ। एब्स्ट्रैक्ट होता है विजन और कंक्रीट होता है मिशन। विजन आर मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड एस्पिरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे कि मैंने बताया नहीं था कि आपको इतना डिटेल नहीं देगा विजन, जैसे वर्ल्ड मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना, भैया इसमें आपको डिटेल नहीं मिली है, ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट है और एक एस्पिरेशनल है, सुनने में बड़ा मोटिवेशनल लगता है, ठीक है। लेकिन जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है और एक्शनेबल होता है, जिसके बेसिस पे आप जो भी अपने एक्शंस हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या क्या करना है वो आप मिशन के बेसिस पे पता लगा सकते हो, लेकिन आप विजन के बेसिस पे वो पता नहीं लगा सकते कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस में ऐसा क्या करोगे कि आप विजन को अचीव कर पाओ। स्कोप क्या होता है? विजन का स्कोप होता है भैया बहुत ज़्यादा ब्रॉड, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और जो मिशन का स्कोप होता है वो स्पेसिफिक होता है, वही सारी बातचीत चल रही है, ठीक है। एंड डिटेल ऑर्गेनाइजेशन विल रीच इट्स गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल बनाए हैं वो मिशन स्टेटमेंट के जरिए बताएगी कि कैसे रीच करना है ऑर्गेनाइजेशन को। विजन स्टेबल होता है क्योंकि आप बहुत लंबे समय का सोच के चल रहे हो, आप रोज़ रोज़ विजन चेंज नहीं करते हो। लेकिन जो मिशन है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर कम्युनिकेशन देख लेते हैं। विजन का जो मोटिव होता है वो होता है मोटिवेट करना और एनकरेज करना, ताकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पूरी की जा सके। मिशन का जो होता है मोटिव वो होता है इन्फॉर्मेशन देना और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को क्लैरिफाई करना स्टेक होल्डर की नज़रों में। स्टेक होल्डर जो भी होंगे उनको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे काम कर रही है, क्या उसका पर्पस है। फॉर्मुलेशन, विजन कैसे फॉर्म होता है? विजन डिराइव होता है जो भी एस्पिरेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बेसिस पे आपने बना दिया एक विजन। अमेजोन की एस्पिरेशन है भैया कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी तो बन ही सकते हैं, तो उसका विजन है। मिशन होता है प्रैक्टिकलिटीज़ के बेसिस पे डेवलप, कि एक्चुअल में क्या करोगे आप, किस तरीके के कस्टमर्स हैं, कैसे उनको सर्व करोगे, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट आने वाले टाइम में आप सेल करोगे ज़्यादा, कौन कौन से मार्केट में आप घुसोगे। तो मार्केट नीड्स और प्रैक्टिकलिटीज़ के बेसिस पे डेवलप होता है मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा विजन और मिशन। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विजन एंड मिशन, ठीक है। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप ब्रेक ले सकते हो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, साथ के साथ आप नोट्स भी ऑन करके रखो। जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लो और उसको साथ के साथ एक बार देखते भी जाओ, मतलब स्क्रॉल भी करते जाओ। आई डोंट नो, मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मिस हो जाएगा कुछ, तो इस वजह से आप उसको भी साथ में रखो, ठीक है। अभी देख लेते हैं भैया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये स्टार बनाया है वैसे मैंने, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है भैया? 4 ही स्टेप होते हैं, ठीक है। जो मेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती है, एनवायरनमेंट को स्कैन कर लो, एनवायरनमेंट स्कैन हो गया, फॉर्मुलेट कर लो फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़, इम्प्लीमेंट कर लो उनको, उसके बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल कर लो। क्या कर लो? एनवायरनमेंट, भैया आपने मान लो कि अभी ये कंपनी एक स्टार्ट करी है, आप गए भैया एनवायरनमेंट में, आप गए मार्केट्स में, भीड़ भड़ाके वाली जगह में देखने के लिए कि भैया क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके आइडियाज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद भैया आप आए दोबारा से अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी में आपने बोला कि भैया एनवायरनमेंट में तो ये सारी चीज़ें मिली हैं मेरे को। उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भैया ऐसे ऐसे कस्टमर्स को हम सर्व कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी आने वाले 5 साल की स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, मान लो, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर ली। अब बस फॉर्मुलेट करके तो काम नहीं चलेगा ना, उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन की अलग स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि अगर आपने मान लो कि आने वाले 5 साल में ये सोचा है कि हम कस्टमर्स को इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, तो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, क्या क्या होंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज़ बनाना भी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये फॉर्मुलेशन वाला जो पार्ट होता है पूरा पन्नों पे होता है, ये एक तरह से आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वाला असली एक्शन जो होता है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन पे होता है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन पे। उसके बाद इम्प्लीमेंट एक बार आपने कर दी स्ट्रैटेजी, तो आप टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट भी तो करोगे, और उसको अगर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ी तो कंट्रोल भी करोगे, ठीक है। इवैल्यूएट का मतलब हो गया कि स्ट्रैटेजी को मेजर करोगे, सही से काम कर रही है कि नहीं, परफॉर्मेंस उस हिसाब से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो दोबारा से भैया फॉर्मुलेशन पे चले जाओ, है ना।
दोबारा से आप फॉर्मुलेशन पे चले जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे एरोज बना रखे हैं। देखो ये वाला एरो इसके साथ मिल रहा है, ये वाला इस पे मिल रहा है, ये वाला इस पे मिल रहा है। तो यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में दोबारा से जा सकते हो। अगर आपने इवैल्यूएशन किया, आपको सही से रिजल्ट नहीं मिला, तो आप सीधा एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे चले जाओ। स्कैनिंग में कोई दिक्कत होगी, फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत होगी, इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत होगी। इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? गैदरिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। भाई एक पर्चा लेके चले गए, आप बस नोटिस कर रहे हो लोगों की कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट्स में आप क्या क्या देख सकते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, उसके कितने कंपेटिटर्स हैं, रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है, कितने टैक्सेस वगैरह हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये आपको एक्सटर्नल चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर देगा, जो कि होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वहीं आप अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को एसेस करते हो, मतलब दोनों इकट्ठे करनी पड़ती हैं आपको। एक्सटर्नल तो आप करोगे ही करोगे, आपको इंटरनल भी करना पड़ता है। जैसे कि आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ क्या है, इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, कितनी स्किल्ड वर्कर्स हैं आपके पास, कितनी टेक्नोलॉजी है आपके पास, वो सारा आपका हो गया इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल में आप क्या देख रहे हो? स्ट्रेंथ देख रहे हो और वीकनेस देख रहे हो कंपनी की, कि क्या स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत स्किल्ड वर्कर्स है, तो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी वीकनेस है। दिस में इन्वॉल्व रिव्यूइंग प्रोसेसेस, वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, ठीक है। तो या तो एक्सटर्नल ऑडिट्स कर सकते हो आप, या इंटरनल ऑडिट्स कर सकते हो। उसी के बेसिस पे तो आप भैया स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करोगे उसके बाद, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन पे आते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब हो गया मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन बेस्ड ऑन द इनसाइट गेन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जो भी ऊपर वाले स्टेप से इनसाइट्स मिली होंगी, उसको यूज़ करके आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाओगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन अगर आप बना रहे हो तो आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर रहे हो। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? विजन और मिशन देख सकते हो। भैया आप एनवायरनमेंट में गए, हम लोग, हमें ये सारी चीज़ें मिली, तो आने वाले टाइम में हमारा विजन ये हो सकता है और हमारा मिशन, ये सारे मिशन हम अचीव कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में? इस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इस मिशन को पूरा करने के लिए आप लॉन्ग टर्म कुछ ऑब्जेक्टिव, ऐसे आने वाले 5 साल के लिए कोई ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्ट्रैटेजी को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किया। फिर आता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एक बार फॉर्मुलेट कर दिया आपने, तो आप अब उसको एक्शन में लेके आओगे, पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। तो स्ट्रैटेजी आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। दिस इंक्लूड्स एलोकेटिंग रिसोर्सेज, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग टाइमलाइंस, ठीक है। रिसोर्सेज जो भी आपके पास हैं, अब आप उस स्ट्रैटेजी में यूज़ करोगे उन रिसोर्सेज को। हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दोगे, भैया आपको ये करना है, ये हमारा गोल है, और टाइमलाइंस डिसाइड कर दोगे। टाइमलाइंस बहुत ज़रूरी होती है डिसाइड करना, ताकि आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सको कि भैया इतने टाइम में क्यों नहीं हुआ काम। इट में ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और कल्चरल चेंजेस टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। अगर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को उलट पुलट करना है, मतलब हायरार्कियल चेंजेस करने हैं, कल्चरल चेंजेस करने हैं, तो वो भी करेगी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी आपने सुना होगा ले ऑफ्स वगैरह हुए हैं, वो स्ट्रैटेजी के तहत ही होते हैं। कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन, तभी वो रीस्ट्रक्चरिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएट करो और कंट्रोल करो। दिस स्टेप इंश्योर दैट स्ट्रैटेजीज आर इफेक्टिव एंड अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल नहीं करोगे, तो भैया क्या हो रहा है, किस हिसाब से स्ट्रैटेजीज काम कर भी रही है नहीं कर रही है, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है वो इफेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है, ठीक है। सबसे पहले आप मेजर कर लो और इवैल्यूएट कर लो परफॉर्मेंस को। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इज़ क्लोजली मॉनिटर्ड थ्रू परफॉर्मेंस मेट्रिक्स एंड माइलस्टोन्स। जो भी आपने माइलस्टोन सेट किए थे, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स देख लो आपकी, भैया किसने कितने गोल्स अचीव किए हैं, माइलस्टोन्स देख लो, ठीक है। दिस स्टेप असेस वेदर द स्ट्रैटेजीज आर हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा भी रही है कि नहीं जा रही है। उसके बाद आपको एक फीडबैक लूप बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया नहीं था कि वहाँ से जाके आपको एक फीडबैक लूप होता है कि किसी भी स्टेप पे आप दोबारा से जा सकते हो। जैसे कि ये वाला स्टेप हो गया, ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वही है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है मेरी। यहाँ पे आपका जो था इवैल्यूएशन था,
इवैल्यूएशन से आप किसी भी स्टेप पे दोबारा से जा सकते हो। अगर इस स्टेप पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। क्रिटिकल फीडबैक फ्रॉम इवैल्यूएशन फेज इज यूज्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स और इम्प्लीमेंटेशन फेज। दिस इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड अडेप्टेशन टू चेंजिंग कंडीशंस। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक फीडबैक लूप बना दिया कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं काम कर रही है तो आप पीछे वाले कुछ भी स्टेप्स में चेंजेस करके उसको अच्छे से काम में ला सकते हो। अभी देखते हैं भैया क्या होता है मिंट्सबर्ग 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ इसे, ठीक है, तो इनको छोड़ मत देना, बहुत ईजी है। इसमें होता है प्लान, प्लॉय होता है, पैटर्न होता है, पोजीशन होता है और पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी, मैं पहले बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। मिंट्सबर्ग 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। भैया हेनरी मिंट्सबर्ग थे, उन्होंने बोला कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है क्या, ये 5 P's हैं, इनको यूज़ करके स्ट्रैटेजी बना लो, आपका बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आपकी स्ट्रैटेजी ईजिली कवर हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला भैया प्लान कर लो आप। प्लान तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल वे है, स्ट्रैटेजी का मतलब ही हम ये समझते हैं कि भैया आने वाले फ्यूचर को हम प्लान करके चल रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन मच इन एडवांस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनफोर्सीन इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन। द पर्पस ऑफ प्लान इज टू गेट यू फ्रॉम वेयर यू आर नाउ वेयर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, तो प्लान का मतलब यही होता है कि अभी आप जहाँ पे हो और जहाँ जाना चाहते हो उसके बीच का जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो आपको क्या बता देगा, प्लान बता देगा एक। ठीक है, ऑल प्लान्स हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर डेवलप्ड पर्पसली एंड इन एडवांस। ऑब्वियसली आप जो भी प्लान होगा वो एडवांस में ही डेवलप करोगे और आपके पास एक पर्पस होगा उस प्लान को डेवलप करने का कि आपको कुछ अचीव करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आप प्लॉय देखोगे। प्लॉय का मतलब हो गया कि आपके जो कुछ कंपेटिटर्स भी तो होंगे भैया। आप किसी मार्केट में हो, अगर आप किसी कस्टमर बेस को सर्व कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ही सर्व कर रहे हो, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं, तो उनसे आपको आगे निकलना है ना, तभी तो आप ऐसे आउट परफॉर्म कर पाओगे। तो प्लॉय एक स्ट्रैटेजी होती है अबाउट आउटस्मार्टिंग द कंपटीशन। ठीक है, प्लॉय के जरिए आप कंपटीशन को आउटस्मार्ट कर सकते हो। इट कैन बी स्पेसिफिक टैक्टिक इंटेंडेड टू आउटविट अ कंपेटिटर और ओवरकम अ पर्टिकुलर चैलेंज इन मार्केट प्लेस। ठीक है, कंपेटिटर से रिलेटेड, जैसे कि मान लो आप कपड़े बेचते हो, ठीक है, आप है ना एक बहुत फेमस मार्केट है, वहाँ पे बैठ के कपड़े बेचते हो, आपके बगल में भैया सेम बंदा सेम खादी कपड़े बेचता है आपकी तरह, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे कि कस्टमर उसके पास ना जाए, आपके पास आए, आप क्या करोगे भैया, डिस्काउंट देना शुरू कर दोगे। बहुत सारे ऐसी एक्शंस ले सकते हो अप्लॉय में, जैसे कि आप शॉर्ट टर्म डिस्काउंट दे दो, मेंबरशिप देना शुरू कर दो, ताकि वो कंपेटिटर्स के पास ना जाके आपके पास आए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी माइट टेम्परेरीली लोअर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू गेन मार्केट शेयर फ्रॉम कंपेटिटर्स हु इज़ नॉट फाइनेंशियली केपेबल ऑफ मैचिंग द प्राइस कट्स। ठीक है, तो अगर मान लो कोई नया कंपेटिटर आया है मार्केट में, तो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगी भैया, अपने प्राइसेस कम कर लेगी। वो कंपेटिटर्स उसके बस की नहीं है, अभी तो नया नया आया है ना, तो वो कैसे अपने प्राइसेस कम कर लेगा, तो फाइनेंशियली केपेबल नहीं है वो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप प्लॉय स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है भैया पैटर्न स्ट्रैटेजी। पैटर्न आपको पता नहीं होती है, ठीक है, आप ऐसे अनकॉन्शियसली कर रहे होते हो, जैसे कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया होता है अपने बिजनेस में जिसको आगे जाके आप एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। स्ट्रैटेजी एज अ पैटर्न इज अबाउट लुकिंग एट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर हैव वर्कड फॉर यू इन द पास्ट। इट इज़ देन अबाउट डिसाइडिंग विच ऑफ दिस पैटर्न यू वांट टू कंटिन्यू और इन्हांस। ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर पैटर्न आपके लिए पास्ट में काम किया है और उसी पैटर्न को आप आगे यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या इन्हांस करके यूज़ कर सकते हो, एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जांपल है पैटर्न का, अ ग्रोसरी चेन कंसिस्टेंटली स्टॉक लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विदाउट ऑफिशियल स्ट्रैटेजी टू डू सो। एक ग्रोसरी चेन था भैया, लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो बहुत सारे रखता था, उसको नहीं पता था कि वो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो बस रखता था अपनी कंपनी में। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको पता चला कि भैया ऐसे लोकल फार्मर्स उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसने क्या किया, एक सपोर्टर बन गया वो लोकल फार्मर्स का और प्रोड्यूसर्स का, जिससे एक स्पेसिफिक कस्टमर बेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एज अ स्ट्रैटेजी उसने यूज़ किया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, पहले उसको नहीं पता था लेकिन अभी उसने यूज़ किया। तो वो एक पैटर्न देखना बेसिकली कि आप क्या करते हुए आ रहे हो, जिसको आप स्ट्रैटेजी के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है फोर्थ पोजीशन, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ इन द मार्केट एंड विल गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कि आपको कस्टमर्स के दिमाग में अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, पोजीशन करना है, इमेज कैसी बनानी है अपने आप की। ठीक है,
जैसे कि मेरे चैनल का एग्जांपल आप ले सकते हो। मेरे चैनल की इमेज क्या बनी हुई है कि मैं भैया बहुत ऐसे इजी वे में समझा देता हूँ टॉपिक्स को, ठीक है। तो वो पोजीशन है, पोजीशन स्ट्रैटेजी है वो मेरी, ठीक है। इट्स अबाउट स्ट्रैटेजिक पोजीशन रिलेटिव टू कंपैटिटिव लैंडस्केप, कि कंपैटिटर से अलग कैसे है आपकी पोजीशन। अगर आपकी पोजीशन क्लियर है कस्टमर्स के माइंड में तो आप उसको एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अ मोबाइल फोन कंपनी डिसाइड्स टू पोजीशन इटसेल्फ इन द प्रीमियम मार्केट सेगमेंट बाय ऑफरिंग हाई एंड डिवाइसेस विद यूनिक फीचर्स दैट अपील टू टेक एंथुजियास्ट एंड प्रोफेशनल्स। तो एक मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, उसने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया ना कि भैया वो प्रीमियम मार्केट सेगमेंट को ही सर्व करती है और एक हाई एंड डिवाइसेस ही प्रोवाइड करती है वो, ठीक है। तो जो भी टेक एंथुजियास्ट थे, प्रोफेशनल्स थे, वो उस मार्केट या उस मोबाइल कंपनी की तरफ ही आकर्षित हुए बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव, कि आप अपने आप को, खुद को कैसे देखते हो। अगर आप कुछ बना रहे हो प्रोडक्ट, तो अपने आप को आप कैसे पोर्ट्रे करते हो। पोजीशन में तो हो गया कि आप कस्टमर्स के दिमाग में कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो। पर्सपेक्टिव मतलब आप अपने खुद के दिमाग में क्या पोर्ट्रे कर रहे हो अपने बारे में। पर्सपेक्टिव इज अबाउट द बिगर पिक्चर ऑफ अ कंपनी। इट इनकॉर्पोरेट्स द व्यूज ऑफ एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स एंड इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश हाउ द कंपनी इज परसीव्ड, ठीक है। वाइल एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट दे रिप्रेजेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज नो हाउ योर टारगेट ऑडियंस परसीव्स यू, ठीक है। अ कंपनी दैट सीज इटसेल्फ एज एन इनोवेटर, जो कंपनी अगर अपने आप को इनोवेटर देख रही है तो उसको एक कल्चर बनाना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि क्रिएटिविटी इन्हांस होगी, रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग ऑल ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। जो भी उसके स्ट्रैटेजिक डिसीजन होंगे उसमें ये सारी चीज़ें उसको दिखानी पड़ेगी कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेती है, ताकि वो क्या बन सके भैया, इनोवेटर बन सके वो, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को इनोवेटर देख रही है तो उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये थे कुछ 5 पीस। 5 पीस क्या थे? प्लान मतलब आप प्लानिंग करके चलो, प्लॉय का मतलब आप कंपैटिटर से कैसे लड़ोगे, पैटर्न मतलब जो आपने पास्ट में किया है, आपको नहीं पता है, आप उसको स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। पोजीशन मतलब आप कस्टमर्स के दिमाग में क्या पोजीशन बनाओगे अपने आप के लिए। पर्सपेक्टिव मतलब अपने आप को आप कैसा समझते हो, इनोवेटर समझते हो कि क्या समझते हो। आई होप आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और सिलेबस बचा हुआ है, अभी तक हमने लगभग आधा सिलेबस कवर कर लिया है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको कैसे आप एनालाइज करोगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं भैया। माइक्रो आ सकती हैं और मैक्रो आ सकती है। माइक्रो में आ जाएगी जो भी, जिस पे भी आपका डायरेक्ट कंट्रोल होगा, और रूटीन एक्टिविटीज़ जिससे अफेक्ट हो सकती हैं अगर उसमें कुछ भी चेंज हुआ तो। वहीं अगर आप मैक्रो देखोगे तो मैक्रो में बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट में हो सकते हैं भैया आपके कस्टमर्स भी आपके एक्सटर्नली तो हैं, आपको बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ को। फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मार्केट हो गया आपका, जिस मार्केट में आप सर्व करते हो, मार्केट चेंजेस हो गए, इंटरमीडियरी जो भी आपका सप्लाई चेन है जिसके ज़रिए आपका सामान कस्टमर्स तक जा रहा है, फिर आपके कंपेटिटर्स हो गए, फिर आपके सप्लायर्स हो गए। ये सारे क्या हैं? आपके माइक्रो हैं जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं और आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं बेसिकली। फिर आपका एक्सटर्नल में आता है पेस्टल। पेस्टल का फुल फॉर्म ये आपको लिखा हुआ है, ये पेस्टल मैंने लिखा है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट होता है बेसिकली। पॉलिटिकल हो गया, जो भी आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगर कुछ गवर्नमेंट चेंज हो रही है उससे रिलेटेड जो भी हो गया तो वो हो गया पॉलिटिकल। फिर आता है इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं या इकोनॉमिक आरबीआई या सेबी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लगा रही है तो वो इकोनॉमिक हो गया। फिर हो गया सोशल। सोशल का मतलब सोसाइटी में अगर कुछ चेंज हो रहा है या वो सारी चीज़ें, बिजनेस का उस पर कंट्रोल थोड़ना है, ठीक है, तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल, अगर टेक्नोलॉजी में कल को कुछ चेंज होता है उससे आप इम्पैक्ट हो रहे हो बराबर से, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। फिर आता है एनवायरमेंटल। एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट कल को भैया ESG पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस कर देती है तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। फिर आता है लीगल। लीगल का मतलब हो गया कि अगर मान लो कल को कोई लॉ चेंज हो गया बिजनेस करने से रिलेटेड तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। अगर आपको लिखना होगा आप लिख लेना, ठीक है। फिर आता है भैया अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस में ये 5 फोर्सेस तो आते ही आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप रट्टे लगा लो, कुछ कर लो भैया, एग्ज़ाम में तो आता ही है, मेरे भी एग्ज़ाम में आया था अभी लास्ट टाइम वाले में। सबसे बीच में होता है इसमें
राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपैटिटर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग कंपैटिटर्स होंगे इंक्लूडिंग यू, जो आपकी राइवलरी दिखाएगा वो होगा बीच में एकदम, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपैटिटर्स, जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होंगे वो बीच में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है थ्रेट, कि भाई नए प्लेयर तो नहीं आ जाएंगे कहीं उस मार्केट में। ये मार्केट या इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, ये किसी कंपनी की बात नहीं हो रही है, ये बड़े लेवल पे बात हो रही है। अगर मान लो किसी मार्केट की बात, सब्जी मंडी की बात कर लो, ठीक है, सब्जी मंडी में बीच में राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपैटिटर्स, अगर 5-6 लोग मिलके आलू बेच रहे हैं, मिलके नहीं बेच रहे हैं, अलग अलग अपने ठेले पे आलू बेच रहे हैं, तो वो राइवलरी है, राइवल्स हैं वो एक दूसरे के। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, भाई पांचों को ये डर है कहीं ना कहीं कि कोई छटा ना आ जाए आलू बेचने वाला, हमारा प्रॉफिट खा जाएगा वो, ठीक है। तो उसकी कितने चांसेस है कि वो उस मंडी में आ सकता है छठा आलू बेचने वाला, वो देखा जाता है इसमें। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, क्योंकि वहाँ पे भैया 5 आलू बेचने वाले हैं, तो अगर कस्टमर्स आते हैं तो वो कितना इफेक्टिवली बार्गेन कर पाएंगे। अगर 20 रुपये किलो आलू है तो कितने चांसेस हैं कि वो 18 रुपये किलो लेके जा सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कितनी आलू की क्वांटिटी है, कितने सारे सेलर्स हैं। अगर 5 है तो ऑब्वियसली वो सबसे एक बार ही ट्राई करेगा बार्गेनिंग करने की, बायर। बेसिकली पावर देखी जाती है यहाँ पे कि वो सक्षम है बार्गेन करने की कि नहीं है, ठीक है। और मैं भी लास्ट में बताऊंगा कि क्यों देखी जा रही है ये सारी चीज़ें। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, अगर आप मान लो कि कस्टमर आलू की जगह कुछ और ख़रीद लें, वैसे तो उसका सब्सटीट्यूट नहीं होता, आलू का सब्सटीट्यूट क्या ही होगा, आलू ही होगा, है ना। तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है कि नहीं है, अगर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। अगर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है तो बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी। और जो मार्केट है ना, या जो सब्जी मंडी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं इसमें। अगर आपको सोच रहे हो ना कि आप आलू बेचने आ सकते हो इस कंपनी में या इस मंडी में, तो भैया मत आना, कस्टमर्स आपसे लेंगे ही नहीं, वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ले लेंगे, ठीक है। और अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है बायर्स की तो भी मत आना। अगर बार्गेनिंग पावर कम है तो आप आ सकते हो, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, आलू जो सप्लाई कर रहा है, जो एक मेन आपकी मंडी होगी, ठीक है, वहाँ से आपका आलू आ रहा है, तो उनका कितना बार्गेनिंग पावर है। अगर उनका बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है उसमें आने का, क्योंकि सप्लायर्स ही भैया इतना मार्जिन छोड़ेंगे ही नहीं कि आपको कुछ बचेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यूज़ करते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, आपको मान लो कि किसी एक नए मार्केट में जाना है, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप पहले से उसमें जो कंपैटिटर्स हैं उनका स्टडी करोगे, फिर देखोगे कि भैया क्या क्या थ्रेट्स हैं नए एंट्रेंट्स आने के, कि मैं तो आ ही जाऊँगा, मेरे बाद कोई और आ सकता है क्या। वहाँ के बायर्स कैसे हैं उस कंपनी के या उस इंडस्ट्री के बायर्स कैसे हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं हैं उस इंडस्ट्री में। अगर कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसकी जगह कुछ और तो नहीं ले लेंगे वो, कहीं हमारा प्रॉफिट तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। सप्लायर्स कैसे हैं उसके, कितने सप्लायर्स हैं, किस क्वालिटी का माल देते हैं वो, है ना। वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप पोर्टर 5 फोर्सेस यूज़ करोगे। तो इसमें आप 2 चीज़ें पढ़ सकते हो कि आप कब बताओगे आप कोई मार्केट हाई प्रॉफिट का मार्केट है उसमें आना चाहिए, और कब बताओगे कि आप कोई मार्केट ऐसे लॉस मेकिंग मार्केट है और उसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या लो प्रॉफिट मार्केट है उसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाई प्रॉफिट मार्केट की, तो भैया हाई बैरियर टू एंट्री होनी चाहिए कि आप तो एंटर कर ही जाओगे, उसके बाद कोई और एंटर ना करे। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होनी चाहिए, तभी वो आपको माल ऐसे अच्छे से दे पाएगा। बार्गेनिंग पावर अगर ज़्यादा है तो सप्लायर की ज़्यादा चलेगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। जो बार्गेनिंग पावर बायर की है कि बायर कितना तोड़वा सकता है आपसे रेट, वो भी कम होनी चाहिए। अगर बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा रेट तोड़वाएगा, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो हाई प्रॉफिट्स में नहीं आएगी। हाई प्रॉफिट में अगर लाना है अपनी कंपनी को तो बायर की बार्गेनिंग पावर वहाँ पे कम होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके फ्यू सब्सटीट्यूट होने चाहिए। ज़्यादा सब्सटीट्यूट हुए तो कस्टमर्स आपसे क्यों खरीदेंगे। फ्यू सब्सटीट्यूट होंगे तो कस्टमर आपके पास आएंगे और आप हाई प्रॉफिट बना सकते हो। कंपटीशन ऑब्वियसली लोअर होना चाहिए, कम कंपटीशन मतलब कस्टमर आपके पास फिक्स है वहाँ पे। ऑलराइट, अब देखते हैं अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसे कहते हैं। अनअट्रैक्टिव मतलब लो प्रॉफिट्स। भाई बैरियर टू एंट्री है ही नहीं, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं रोज, ठीक है। और उसके बाद सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। सप्लायर बोल रहा है भैया माल लेना है लो, इतने रुपए में लेना है लो, नहीं तो मत लो। तो भैया वहाँ पे आप क्या करोगे, आप लो प्रॉफिट्स में भी माल उठाओगे, है ना। फिर उसके बाद कस्टमर आ रहा है बोल रहा है भैया मैं तो इसके 50 रुपये ही दूंगा, आपने बोला था 500 रुपये, बोल रहा है भैया 50 रुपये ही दूंगा। अब आप बायर खो दोगे ना वहाँ पे, तो बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि बायर चौड़े में है कि भैया 10 आपके जैसे और बैठे हुए हैं जो 50 रुपये में दे रहे हैं।
ठीक है। मैनी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, वही बात होगी कि 10 आपके जैसे और बैठे हुए हैं, आपके पास सब्सटीट्यूट भी हैं, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे उस इंडस्ट्री में, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन तीनों का लगभग सेम ही मीनिंग होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर भी है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स भी हैं, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, लो प्रॉफिट इंडस्ट्री देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो था पोर्टर 5 फोर्सेस, जिसमें 5 फोर्सेस होते हैं, और उसके बाद हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री कौन सी होती है, लो प्रॉफिट इंडस्ट्री कौन सी होती है। उसके बाद आते हैं भैया, कुछ जेनरिक स्ट्रैटेजीज दी थी पोर्टर ने, कुछ जेनरिक स्ट्रैटेजीज। जेनरिक मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है इन स्ट्रैटेजी को। आपके पास कोई बिजनेस है, आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, भैया इन तीनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो। वैसे तो 4 हैं, 1 2 डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रैटेजी एंड फोकस स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन। तो कॉस्ट लीडरशिप होती है, डिफरेंशिएशन होती है, फोकस स्ट्रैटेजी होती है कॉस्ट की, फोकस स्ट्रैटेजी होती है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स पे आएंगे फिर से। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या हो गया कि आप कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ कस्टमर्स के पास। ठीक है, कंपैरेटर से कम कॉस्ट में बनाओ और फिर कस्टमर्स को भी सस्ते में बेचो, वो हो गया कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कंपनी डिक्रीजेज इट्स कॉस्ट and is able to establish lower price than its competitors, तो obviously customers आपके पास आएंगे। Goal is to be low cost producer in the industry. Strategy is beneficial in market where the price is an important factor, जहाँ पे customers price sensitive होते हैं कि भैया price जिसके पास कम मिलेगा वहाँ पे हम चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप cost leadership अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कॉस्ट लीडरशिप में आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोडक्टिविटी एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना पड़ेगा, तभी आप पर यूनिट कॉस्ट कम कर पाओगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। लीन प्रोडक्शन यूज़ करना पड़ेगा, कोई वेस्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, वेस्ट अगर होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वेस्ट मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। जस्ट इन टाइप टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम लगेगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अभी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है आपको कि आपको लो कॉस्ट में सामान बनाना है। ठीक है, लो कॉस्ट में आपने सामान बना दिया, और टारगेट स्कोप होता है, आप वाइड टारगेट कर रहे हो, ब्रॉड कस्टमर्स बेस को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज टारगेट कर रहे हो, तो आप कॉस्ट लीडरशिप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन, डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट ऑन द मार्केट ऑफर्ड बाय कंपेटिटर्स। आप अपने आइटम को ही अलग बना दो ना, आप प्राइस पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, बिल्कुल ही अलग बना दो, बिल्कुल। द गोल इज़ टू बी यूनिक, आप बिल्कुल अलग बनना चाहते हो भैया। बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है एप्पल। ठीक है, एप्पल ने अपने आप को यूनिक बना रखा है, तो प्राइस देखता ही नहीं है उसका कोई। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कर दो, डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट फीचर्स निकाल दो, हायर क्वालिटी दे दो, बेटर परफॉर्मेंस दे दो, एक्सेप्शनल सर्विस दे दो, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लो, भाई कस्टमर्स प्राइस की तरफ देखेगा भी नहीं मुड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, डिफ्रेंसिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है, आपका क्या एडवांटेज हो रहा है, लो कॉस्ट की तरफ आप जा ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो भैया हमें तो क्या करना है, प्रोडक्ट यूनिक बनाना है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की यूनिकनेस चाहिए भैया, हमें प्रोडक्ट अपना अलग बनाना है। और टारगेट हम ब्रॉड मार्केट को ही कर रहे हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम प्रोडक्ट को अलग बना रहे हैं। कॉस्ट लीडरशिप में हम लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं ब्रॉड मार्केट में, ताकि कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें। तो दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। इसी में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ब्रॉड मार्केट को नहीं सर्व करना है, आपको एक नैरो मार्केट को सर्व करना है, मान लो बस आपको एक जनकपुरी वाला एरिया सर्व करना है, तिलक नगर वाला एरिया सर्व करना है, तो आप फोकस स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो कि उन कस्टमर्स के लिए आप लो कॉस्ट रखोगे या उन्हीं कस्टमर्स के लिए आप डिफरेंशिएशन रखोगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लिए होता है ये एक नीश स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, फोकसिंग ऑन अ नैरो और स्पेसिफिक सेगमेंट इन द मार्केट, एक पर्टिकुलर कस्टमर बेस पे या कस्टमर सेगमेंट पे आप फोकस करोगे। द कंपनी विल यूज ईदर अ डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, बट ओनली फॉर अ सेगमेंट और ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, छोटे लेवल पे होती है ये, इसलिए उसको बोलते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। छोटे लेवल पे करके बेसिकली आप एक टेस्ट कर सकते हो कि भैया कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है, उसके बाद आप बड़े लेवल पे उसको जा सकते हो। कॉस्ट फोकस बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन फोकस बोल सकते हैं। कॉस्ट फोकस में आप क्या करोगे भैया, आप लो कॉस्ट पे ही फोकस करोगे, लेकिन आप छोटे मार्केट पे करोगे। और डिफरेंशिएशन फोकस पे आप क्या करोगे, यूनिकनेस पे फोकस करोगे, आप यूनिकनेस पे करोगे लेकिन छोटे मार्केट पे। इस पे भी यूनिकनेस पे कर रहे थे लेकिन आप बड़े मार्केट पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ 4 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो। अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है वीडियो, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो अगर बने हुए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना यार, और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है।
अब मैं बोल रहा हूँ आपको, बस आप ये वीडियो देख लो अच्छे से और समझ जाओ, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। एक इसकी पीपीटी फॉर्म भी दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप पीपीटी को भी स्क्रॉल करके, पीपीटी से कई लोगों को ऐसे ईजी हो जाता है, लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो पीपीटी से आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भैया होते हैं 4 पिलर्स। 4 पिलर्स को बोलते हैं, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, FART। अब मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे। F की फुल फॉर्म हो गई फेयरनेस, A का मतलब हो गया अकाउंटेबिलिटी, R का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, T का हो गया ट्रांसपेरेंसी। इसको आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, मेरे से याद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये वाली शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, बट ये कुछ 4 पिलर्स होते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो फेयर काम करो, आप अकाउंटेबिलिटी रखो अपने पास कि भैया जो भी आप काम कर रहे हो उसका आप जिम्मेदारी ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो आप, जो भी आप उस काम को कर रहे हो आपको पता है कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो आप जो भी आपके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ, कि आप क्या कर रहे हो सबको पता रहना चाहिए। उसको बोल देंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स बाय विच बिजनेसेस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ सिस्टम्स बोल दो, प्रोसेस बोल दो, प्रिंसिपल्स बोल दो, रूल्स बोल दो, रेगुलेशंस बोल दो, जो भी एक कंपनी में होते हैं जिसके ज़रिए कंपनी को कंट्रोल किया जाता है और डायरेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। It encompasses the mechanism through which companies and their stakeholders balance interests and handles issues related to accountability and transparency. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक गवर्नेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए जो भी स्टेक होल्डर होंगे, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, सप्लायर, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, ठीक है, अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती है कि भैया कंपनी फ्रॉड कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो गवर्नेंस मैकेनिज्म देखा जाता है जिसके ज़रिए उनको सेटिस्फाई किया जाता है कि भैया कंपनी गलत नहीं कर रही है, तो वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी आर सेट, जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं वो सेट होते हैं, और द मीन्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस आर डिटरमाइंड। जो भी कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, अचीव नहीं कर रही है, यहाँ पे जो भी कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है उसको कैसे अचीव करना है, अच्छे वे में अचीव करना है, किसी को हार्म नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें हैं इनको हर जगह यूज़ कर सकते हो आप, कि आपको भैया अकाउंटेबल रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है और फेयर प्रैक्टिसेस करनी है, तो आप क्या कहलाओगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर कहलाओगे आप, कि आपके पास एक गवर्नेंस मैकेनिज्म है। देख लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल प्रोवाइड कर देगा भैया आपको, कि आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको एक्टिविटीज़ करनी है और क्या कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा आपका, कि कुछ गलत ना हो उसके लिए। रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से अगर कोई रिस्क आता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको मिटिगेट या हैंडल करने के लिए। उसके बाद हो जाता है रिसोर्स एलोकेशन, आपको पता चल जाएगा आपको रिसोर्सेज किस डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करने हैं अपने। स्टेक होल्डर अश्योरेंस, स्टेक होल्डर्स को एक अश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ भैया कंपनी है ना सही कर रही है, ट्रांसपेरेंट वे में सारा काम कर रही है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, भैया सरकार की नज़रों में भी आप अच्छे बन जाओगे, आप लीगल इश्यूज से बच सकते हो, जो भी केसेस वगैरह होते हैं उससे। और गुड गवर्नेंस अगर आप करते हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी, जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो और अच्छे ढंग से होंगे। एक्सेस टू कैपिटल मिल जाएगा, आप फाइनेंस वगैरह कर सकते हो, जो भी शार्क टैंक वगैरह आप देखते हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, तभी वो इतने चौड़े में आके बता सकते हैं भैया हमारे पास ये है, हम इतना इतना नंबर्स दिखाते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्गेटिविटी, आप मेक श्योर करोगे कि आप भाई लॉन्ग टर्म तक चल रहे हो और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं आपकी, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो। मार्केट कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि आपको मार्केट की नॉलेज है और मार्केट को भी आप में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से आप जो भी चीज़ें कर रहे हो। और फिर उसके बाद आप नए नए एम्प्लॉयज़ को भी अट्रैक्ट कर सकते हो कि भैया वेल रेप्यूटेड कंपनी में कौन नहीं जाना चाहेगा, उसको ही बोलते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये 4 पिलर्स होते हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्ज़ाम में, और ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या मतलब होता है गोल्स का और ऑब्जेक्टिव्स का। भैया सुनने में तो सिमिलर से ही लगता है, गोल्स भी हो गया, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, सेम ही तो है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे विजन और मिशन आपने देखा था ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है। गोल्स आर ब्रॉड, ठीक है, जनरल इंटेंशंस एंड आर ऑफन एब्स्ट्रैक्ट, दे आर द डिजायर्ड end results that organizations, teams or individuals aim to achieve over a long period, ठीक है। लॉन्ग पीरियड को दूसरे पेन से लिखते हैं, लॉन्ग पीरियड तक जो भी चीज़ें करनी है आपको
जो भी चीज़ें अचीव करनी है आपको उसको आप बोलोगे गोल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भैया, स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता रहता है, क्वांटिफिएबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, मेजरेबल एक्शंस बोल सकते हो जिसे, जो नेसेसरी होते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या लगेगा आपको, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे। अगर आपने गोल्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली आपको क्या अचीव करना है, उसको अचीव कैसे करोगे वो आपको बताएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दे आर कॉन्क्रीट स्टेप विद क्लियरली डिफाइंड ऑफन शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स फॉर अचीवमेंट, ठीक है। कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि करना क्या है, वो आप ऑब्जेक्टिव में लिखोगे सारा कुछ, ठीक है। और शॉर्ट टर्म होता है, गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ऑलराइट, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। इसको भी आप दूसरे पेन से आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं भैया, इसका मीनिंग तो पता नहीं लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंस मत छोड़ देना इसका। तो गोल्स स्पेसिफिसिटी के हिसाब से गोल्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं, मतलब बहुत जर्नल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक ऐसा होता है ना कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते, एक स्टेटमेंट लिखी होगी उसको आप गोल बोल दोगे कि भैया आने वाले टाइम में हमें सेल्स को बढ़ाना है, ये हमारा गोल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, डिटेल्ड होते हैं। आने वाले टाइम में हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की सेल्स को बढ़ाना है 15%, वो आपका हो गया स्पेसिफिक और डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव। मेजरमेंट कैसे होती है गोल्स की, गोल्स को हमेशा मेजर नहीं किया जा सकता, हमेशा मतलब ज़्यादातर टाइम ये क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब जिसको आप नंबर में नहीं आंक सकते। ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वांटिफिएबल और मेजरेबल, जिसको आप इजीली नंबर में आंक सकते हो, जैसे कि फ़ोन की सेल वाला बताया था मैंने आपको। गोल होते हैं हमेशा लंबे समय के लिए, ठीक है, और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आने वाले बहुत सारे सालों में आपको क्या करना है। ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म, कि नियर फ्यूचर में आने वाले 1 साल में 6 महीने में आपको क्या करना है। दोनों होते फ्यूचर के लिए ही हैं, ये भैया लंबे फ्यूचर के लिए होता है, ये छोटे फ्यूचर के लिए होता है। फिर गोल का जो फोकस होता है कि आपको करना क्या है अचीव, ठीक है, ओवरऑल आप क्या अचीव करना चाहते हो। और ऑब्जेक्टिव्स आपको स्टेप बता देगा कि आप स्टेप्स क्या हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ओवरऑल जो भी आप अचीव करना चाहते हो कैसे अचीव करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी होती है भैया, गोल्स जो होते हैं मोर फ्लेक्सिबल होते हैं और चेंज हो सकते हैं। कि मान लो आपको आने वाले टाइम में सेल्स को बढ़ाना है अपने फ़ोन की, वो आपका गोल था भाई, अब मार्केट कंडीशंस वैसी नहीं हुई या जो भी नहीं थी, तो आपका गोल चेंज होकर ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें सस्टेन करना है अपने आप को, किसी तरह से सर्वाइव करना है, वो आपका गोल हो सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने में भैया इतना चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। और आने वाले 6 महीने में एक हफ्ते का भी जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव ही कहलाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्या फंक्शंस होते हैं गोल के। प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड विजन, गोल जो होता है ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, विजन प्रोवाइड करता है। वही ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ऑपरेशनल चेक पॉइंट्स होते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि हाँ भाई आज क्या करना है, कल क्या करना है, गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स का जो नेचर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया बिकमिंग एन इंडस्ट्री लीडर, इससे आपको बस एक स्टेटमेंट है, ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट बोल सकते हो आप। लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो नेचर होता है वो होता है कॉन्क्रीट का मतलब एग्जैक्ट होगा कि आपको करना क्या है। इंक्रीज रेवेन्यू बाय 20% एनुअली, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। अभी हम देख लेते हैं स्ट्रेच, लेवरेज एंड फिट, कि आपको कंपनी के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। कंपनी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कैसे उनको स्ट्रेच करोगे, लेवरेज करोगे और उसके बाद उसको फिट करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेच का मतलब हो गया आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एनकरेजेस कंपनीज टू एम बियॉन्ड देयर परसीव लिमिट्स, फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन, promotes organization to explore untapped market or develop new product that require pushing existing boundaries, drives a culture that embraces challenges as opportunities to enhance capabilities and find new solution, often leads to transformative strategies that redefine a company's operational scope and competitive standing, ठीक है। तो स्ट्रेच का मतलब हो गया कि गैप और अपॉर्चुनिटीज़ आप देख लो, जो भी आपके पास मान लो कि रिसोर्सेज हैं उनको बोलो कि भैया आपको आने वाले टाइम में ये अचीव करना है। कुछ एक पहाड़ सा एक गोल दे दो, बोल दो भैया आने वाले टाइम में आपको सबको मिलके ये अचीव करना है, ठीक है। जो भी लिमिट्स है उसके बियॉन्ड जाना है आपको, ठीक है। तो अगर वो अचीव कर लेते हैं जो भी गोल, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, मान लो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं अगर वो सब मिलके
ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा बेसिकली। लेवरेज का मतलब हो गया रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको आपने एक टारगेट तो दे दिया, लेकिन आप ये भी मेक श्योर करोगे कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो उतना तो काम कर रहे हैं जितने उसके लिए केपेबल हैं, जितना वो काम कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज आउटपुट और कंपेटिटिव एडवांटेज, कैपिटलाइज ऑन द कंपनी स्ट्रेंथ टू improve efficiency and increase the impact of investments, help identify underutilized assets or capabilities that can be redirected or greater returns, enhances value creation from current operations without necessarily increasing costs, ठीक है। तो कॉस्ट को इंक्रीज ना करके एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ना लगा के जो रिसोर्सेज हैं जो यूटिलाइज नहीं हुए हैं उनको मेक श्योर करना कि वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद फिट करना, मेक श्योर करना कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसा फिट बैठे। Ensure that strategies are well aligned with the both internal capabilities and external market opportunities. Assesses compatibility between what the company can do best and what the market needs और वैल्यूज़, ठीक है, कि कंपनी के रिसोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं और मार्केट की नीड्स और वैल्यूज़ के हिसाब से उसको फिट करना बेसिकली, और वेस्ट को रिड्यूस करना, इनएफिशिएंसीज़ को रिड्यूस करना, ये तो चलता रहता है साथ में, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेच, लेवरेज और फिट। आप जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बड़े से बड़ा टारगेट दो, मेक श्योर करो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो उतना काम कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज नहीं है, उनको फिर फिट करो, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसके हिसाब से उनको फिट करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनालाइजिंग रिसोर्सेज। फिर आता है भैया वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ फर्म आइडेंटिफाइड्स इट्स primary and support activities that adds value to its final product, then analyze these activities to reduce cost or increase differentiation. वैल्यू चेन का मतलब क्या हो गया कि प्रोड्यूसर जो होता है, जो सामान बना रहा है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ लगेंगी ना एक सामान को बनाने के लिए, फिर वो किसके ज़रिए वो कस्टमर्स तक जा रहा है उसके बीच में भी एक्टिविटीज़ लगेंगी, ठीक है। तो सामान को बनाने के ज़रिए जो एक्टिविटीज़ लगती हैं उसको आप बोलते हो सपोर्ट एक्टिविटीज़, और जो रास्ते में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप बोलते हो प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सामान को बनाने में क्या क्या लग सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लग सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट लग सकता है, ठीक है। ये सारी आपकी हो गई सपोर्ट एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद आगे आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो वैल्यू चेन मॉडल है, हर एक स्टेप में आपका कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट के बाद आपको कैसे आपके पास सामान आएगा, किस तरीके से आप उस सामान को कन्वर्ट करोगे, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या मशीनरी यूज़ होंगी, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या क्या आपके ऑपरेशंस है बेसिकली। फिर किस वे में आप उस सामान को बाहर भेजोगे, मार्केट में भेज दिया भैया, आप उस मार्केट में रिटेलर्स या होलसेलर्स के पास कैसे उसको मार्केट करोगे, या सेल्स कैसे बढ़ाओगे, कैसे कस्टमर्स को पिच करोगे, कस्टमर्स को बताओगे कि भैया हमारा सामान आ गया। फिर उसके बाद कैसे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या क्या आ गया आपका, कि जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, वारंटी सर्विसेज हो गई, ये सारा क्या होता है, वैल्यू चेन होता है। तो पोर्टर, माइकल पोर्टर, वो यही बोलते थे कि भाई इन सारी एक्टिविटीज़ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप बेसिकली सब कुछ ही ध्यान दे रहे हो फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने के लिए। अगर इन एक्टिविटीज़ में आप कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्टिव वे में कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी, या आपका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो इंक्रीज़ होगा। दो ही तो स्ट्रैटेजी थी इनकी, कॉस्ट लीडरशिप या डिफ्रेंसिएशन, और तीसरी थी फोकस। तो फोकस तो आपको मतलब बेसिकली यही दोनों स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप हो गई या डिफ्रेंसिएशन हो गया, इन सब में चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट बचा सकते हो या डिफरेंशिएशन को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस के पास कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला गया, आपने अपना मार्जिन रखा और जो वैल्यू थी वो कस्टमर को डिलीवर कर दी। वैल्यू का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट था। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ गई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिसीविंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, कि कैसे आपका जो सामान है सप्लायर से आपके गोडाउन में आएगा। ऑपरेशंस में आ गया कि कैसे उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करोगे। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ गया कि कैसे आप सामान को भेजोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, पैकेजिंग कैसे करोगे, सॉर्टिंग कैसे करोगे, कैसे शिपिंग करोगे, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स में आ गया प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यही सारी तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप सामान को बनाने के लिए या बाहर भेजने के लिए करते हो,
ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज में आ गया आपका इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रिपेयर एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई आफ्टर सेल सर्विस में। उसके बाद आती हैं आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्यों बोला गया इनको? क्योंकि एक तरह से ये सेकेंडरी होती हैं, ये प्राइमरी नहीं होती है। मतलब प्राइमरी तो आपकी वही होगी ना जो मेन एक्टिविटी है, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हो अगर आप उस पर फोकस करो तो। ये सेकेंडरी है, ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि कंपनी का ओवरहेड कैसा है, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, फाइनेंसिंग और प्लानिंग कैसे हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंपनी का माहौल कैसा है अंदर का, उसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स में आ गया आपका कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, रिटेंशन कर रहे हो, और कैसे उनको पैसे दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वगैरह भी इसमें सब कुछ आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, या उसको आप सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हो, है ना, सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिसर्च और डेवलपमेंट पे आपने कितना पैसा उड़ाया, प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए कर सकते हो, मार्केट रिसर्च कर रहे हो, प्रोसेस डेवलपमेंट कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी के साथ आपको कोप अप करने के लिए होती हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें भी आप पैसा बचा सकते हो या डिफ्रेंसिएशन ला सकते हो। फिर आता है प्रोक्योरमेंट कि भैया किस सप्लायर से आप रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, कंपोनेंट्स खरीदोगे, इक्विपमेंट्स खरीदोगे, सर्विसेज खरीदोगे, ठीक है, वो सारा हो गया प्रोक्योरमेंट। ये होता है वैल्यू चेन मॉडल। इसको याद कर लेना, ये आप एग्जाम में बना दोगे तो जो चेकर होता है वो समझ जाएगा कि भैया इसको आता है, तो इसको रट्टे लगा लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ये चार होती हैं। सेकेंडरी है सपोर्ट एक्टिविटीज़, और ये तो आपको पता ही होगा कि सामान आ रहा है आपकी कंपनी में, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो ऑपरेशंस के ज़रिए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कर रहे हो, सामान को बाहर भेज रहे हो, फिर उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स कर रहे हो, और फिर एक बार कस्टमर्स के पास चला गया तो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी देख रहे हो, जो कि आप प्राइमरी एक्टिविटी में ले सकते हो। फिर आता है भैया अनदर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो जिसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़। कहीं ना कहीं से आपको इसका एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ में होती हैं भैया चार मेन स्ट्रैटेजीज़। ग्रैंड स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है, इसको आप कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ भी बोल सकते हो, जो कि बहुत ऐसे ऊपर के लेवल पे होती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ बोलो इसे, मास्टर स्ट्रैटेजीज़ बोलो, ठीक है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ज़्यादातर बनाते हैं। अब इसमें आता क्या क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, आप जहाँ पे हो वहीं पे रहना है आपको, वो भी एक स्ट्रैटेजी तो हो गई। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, कई लोग उसको ग्रोथ स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कई लोग एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि भैया जो हमारा करंट प्रोसेस है हमें उसको एक्सपैंड करना है, या हमें नए मार्केट में जाना है, तो उसको स्ट्रैटेजी बोल दोगे आप, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट मतलब भैया लॉस में जा रहा है हमारा बिजनेस, अब धीरे धीरे करके इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप एक स्ट्रैटेजी ही बोलोगे, आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। या इन तीनों में से किसी का एक कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बोल दोगे। बारी बारी पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। द ग्रैंड स्ट्रैटेजीज आर कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट एलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम वन बिजनेस टू द अदर एंड मैनेजिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब बेसिकली यही हो गया कि बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी ले रहे हो आप। इस ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ में या मास्टर स्ट्रैटेजीज़ या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ में आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हो कि रोज़ रोज़ काम कैसे होगा, ये ऑपरेशनल लेवल काम नहीं डिसाइड कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो भैया बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, कितना प्रॉफिट दे रहा है हमें बिज़नेस, या नया बिज़नेस में जाना है, क्या करना है बेसिकली, ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी देखते हैं अभी क्या होता है। कंटिन्यू विद द करंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डायरेक्शन, अ फर्म इज सेट टू बी फॉलोइंग अ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इफ इट इज सेटिस्फाइड विद द सेम कंज्यूमर ग्रुप एंड मेंटेन सेम मार्केट शेयर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी मतलब जहाँ हो वहीं पे रहना, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है। नो चेंज का मतलब हो गया कि प्रेजेंट बिजनेस को मेंटेन करना है। प्रॉफिट का मतलब हो गया एम्स टू मेंटेन द प्रॉफिट बाय वट एवर मीन्स पॉसिबल। ड्यू टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी द फर्म मे कट कॉस्ट, reduce investment, raise prices, increase productivity और adapt any methods to overcome the temporary difficulties। अब यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन थोड़ा ना कर रही है, लेकिन भाई जहाँ पे है वहाँ पे रहते हुए भी अगर उसको प्रॉफिट बनाना है तो जो भी वो बना रही है सामान उसमें कॉस्ट को कट कर सकती है। जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट हो गई, या मशीनरी पे जो जैसे 2 मशीनरी यूज़ होती तो एक ही मशीनरी यूज़ होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, कॉस्ट को कट कर रही है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रही है, जो भी उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स है उसको रिड्यूस कर देगी, प्राइसेस रेस कर देगी अपने प्रोडक्ट के, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, या कोई और मेथड यूज़ करेगी जहाँ पे उसके प्रॉफिट में कोई बाधा ना आए, प्रॉफिट आता रहे। पॉज प्रोसीड विद क्वेश्चन का मतलब हो गया सम ऑर्गेनाइजेशन परस्यू स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो स्टेबल है वो, लेकिन एक छोटे पीरियड के लिए ही स्टेबल है, ऑफ टाइम अंटिल द
particular environment situation changes. Sometimes firms that wishes to test the ground before moving ahead with the full-fledged grand strategy employ stability strategy first. ठीक है, जैसे कोविड टाइम में क्या हुआ था, कंपनी थोड़े टाइम के लिए ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी, हाँ भैया कोविड थम जाए एक बार, उसके बाद एक्सपैंड करते हैं. ठीक है, तो कोविड जैसा कि एग्जांपल हो गया ना, वैसे एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ सकता है जहाँ पे कंपनीज को ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ता है, उसके बाद वो अपना एक्सपेंशन देख सकती हैं. उसके बाद आ गया एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. अब यहाँ पे असली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है कंपनी ताकि वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर पाए. इट इज़ अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट अटेम्प्ट्स टू अचीव अ हाई ग्रोथ एज कम्पेयर टू द पास्ट अचीवमेंट्स. ठीक है, जो भी पास्ट में उसने अचीव किया है उससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करती है, वो हाई ग्रोथ की तरफ टारगेट होता है उसका. द रीज़न फॉर द एक्सपेंशन कुड बी सर्वाइवल, हाई प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड प्रेस्टीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर मार्केट शेयर, सोशल बेनिफिट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो एक्सपेंशन का रीज़न क्या हो सकता है भैया, सर्वाइव करना है उसको, एक्सपेंड नहीं करेगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. हाई प्रॉफिट चाहिए उसको, प्रेस्टीज बनानी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने हैं, लार्जर मार्केट शेयर चाहिए या सोशल बेनिफिट्स चाहिए. ये सारे रीज़न हो सकते हैं एक्सपेंशन करने के. उसमें सबसे पहला आ सकता है कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, फोकसिंग रिसोर्सेज एलोकेशन एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी वन और अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ बिजनेस यूनिट और कोर बिजनेस फंक्शन. ठीक है, वो हो गया कॉन्सेंट्रेशन. और कॉन्सेंट्रेशन में और क्या आता है, पेनिट्रेटिंग एन एग्जिस्टिंग मार्केट विद एग्जिस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, डेवलपिंग न्यू मार्केट्स बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स टू एन एग्जिस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, डेवलपिंग न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन टू इंट्रोड्यूस एग्जिस्टिंग मार्केट. अब यहाँ पे एक 3 चीज़ें दी हुई हैं, या तो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए. ठीक है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, जो पहले से मार्केट है उसी में हो, एग्जिस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ आप क्या करो, ट्राई करो बिजनेस करने का. नहीं तो आप नए मार्केट में तो जा रहे हो लेकिन आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन एग्जिस्टिंग ही होनी चाहिए. कंसंट्रेशन तभी कहलाएगा भैया कि आपका कुछ एक तो सेम होना चाहिए, या तो आप दोनों चीज़ें सेम रखो, या अगर मार्केट आपने चेंज कर लिया तो वैल्यू प्रोपोजिशन या जो ऑफरिंग्स वगैरह हैं वो तो आप सेम ही रखो. ठीक है, उसके बाद या तो आप वैल्यू प्रोपोजिशन नया कर सकते हो लेकिन मार्केट आपको फिर एग्जिस्टिंग बनाना पड़ेगा. इसको आप एक बार गौर से देख लेना नोट्स में ताकि आपको समझ में आ जाए. कंसंट्रेशन से क्या होगा, कंपनी को ऐसे फोकस मिल जाएगा कि जहाँ पे वो ऑलरेडी है उसके हिसाब से ही वो क्या कर सकती है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकती है. इन तीनों का वही वाला वर्जन है कि पेनिट्रेशन का मतलब हो गया कि ये वाला स्टेप हो गया. ठीक है, ये वाला स्टेप पेनिट्रेशन हो गया और बाकी के जो दोनों हैं वो नीचे के दोनों हो गए. ठीक है, फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन. कंसंट्रेशन में भैया आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो किसी एक मार्केट पे या किसी एक वैल्यू पे. डाइवर्सिफिकेशन में भैया आप कुछ नए ही चीज़ कर रहे हो. फॉलोड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट चेंजिंग द बिजनेस डेफिनेशन, ईदर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट. ठीक है, या तो आप प्रोडक्ट ही नया बनाना शुरू कर दोगे या एक नए मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे, इधर इंडिविजुअली और जॉइंटली. या तो मान लो अगर आप लक्स साबुन बना रहे हो आज, कल को आप लक्स बॉडी वॉश बनाना शुरू कर दोगे, लक्स का सेंट बनाना शुरू कर दोगे, तो नया प्रोडक्ट बना रहे हो आप या नए मार्केट में घुस रहे हो आप. ठीक है, मीन्स डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिलेटेड और अनरिलेटेड बिजनेस. या तो आप रिलेटेड बिजनेस में जाओगे, या तो आप साबुन से रिलेटेड किसी बिजनेस में जाओगे, या आप अनरिलेटेड बिजनेस में जाओगे, आप भाई परफ्यूम बनाना शुरू कर दोगे. ठीक है, An organization launches new products, serves a new market और does both simultaneously. तो उसको आप बोल सकते हो concentric diversification या conglomerate diversification. Concentric diversification का मतलब हो गया कि आप related बना रहे हो चीज़ें, related market में घुस रहे हो. ठीक है, इसको मैं एक बार कलर कोड कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. Concentric diversification का मतलब हो गया कि आप रिलेटेड मार्केट में घुस रहे हो या रिलेटेड बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, वो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड. और कॉन्ग्लोमरेट का मतलब हो गया, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है यार कई बार, तो इसको लिख देना है. वो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब हो गया, आज आप लक्स बना रहे हो, लक्स का साबुन बना रहे हो, कल को भैया आप लक्स का टी शर्ट बनाना शुरू कर देते हो. ठीक है, लक्स का अगर आप टी शर्ट बना रहे हो कल को, तो आप अनरिलेटेड बिजनेस में घुस रहे हो, तो वहाँ पे वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो था हमारा डाइवर्सिफिकेशन. कॉन्सेंट्रिक का मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है यार, देखा नहीं था मैंने. एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. कॉन्सेंट्रिक का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में कंसंट्रेट कर रहे हो आप. ठीक है, साबुन की लाइन में हो अब तो आप साबुन में ही डिफरेंट फ्लेवर्स निकाल रहे हो. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स और डेवलप्स new products or service that are closely related to the organization existing range of products or service, this is called concentric diversification. Whereas conglomerate diversification में क्या है, company enters into one or more unrelated industry, also called unrelated diversification. ठीक है,
आज आपने बना दिया साबुन शैम्पू, साबुन शैम्पू आज बना दिया, कल को आप बना रहे हो भैया क्या, मोटर बाइक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन। अभी तक हमने पढ़ लिया कॉन्सेंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, फिर है इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड थ्रू वैल्यू चेन विच इंश्योर्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़। अब जो हमने ऊपर पढ़ी थी पोर्टर की वैल्यू चेन, उसमें अगर आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, मान लो वैल्यू चेन में आपने पढ़ा था ना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मान लो आपने सप्लायर का काम ही मतलब खुद ही उठा लिया, जैसे अमेजोन ने क्या किया ना। अमेजोन क्या करता है, आपको क्या लगता है कि अमेजोन कोई भी सामान अपनी वेबसाइट पे बेचता है, फिर उसको एक कोरियर के जरिए डिलीवर कराता है कस्टमर्स के पास। अब अमेजोन ने क्या सोचा, भैया मैं सामान तो बेच ही रहा हूँ, कोरियर की कंपनी भी मैं ही खरीद लेता हूँ, ये मेरा खुद का कोरियर रहेगा, इन हाउस कोरियर रहेगा, मैं कस्टमर्स को डिलीवर कर दूंगा। तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। वैल्यू चेन में कुछ ना कुछ खुद ही खरीद लेना, तो एक्सपेंशन भी हो रहा है आपका और आप कॉस्ट भी वहाँ पर सेव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास खुद में आ गया वो सारी चीज़ें, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोक्यूरिंग न्यू रॉ मटेरियल्स विद एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकता है और एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, बहुत ध्यान से समझना। वर्टिकल का मतलब हो गया ऊपर या नीचे, ऊपर होगा वैल्यू चेन में या नीचे होगा, ठीक है। ऊपर की साइड इंटीग्रेशन होगा या नीचे की साइड इंटीग्रेशन होगा। ऊपर सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है भैया, सप्लायर बैठा हुआ है। उसके बाद कौन बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है। उसके बाद लास्ट में जो है वो कस्टमर है। अगर आप कस्टमर्स के क्लोज जा रहे हो, अगर मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भैया मैं ट्रैकिंग वाला जो बिज़नेस है ना, जो कोरियर वाला बिज़नेस है, जो कस्टमर्स को डिलीवर कर रहा है, जो होलसेल है, वो मेरा हो गया भैया आज से, ये है ना मैंने ख़रीद लिया, मैन्युफैक्चरर बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, क्योंकि ये कस्टमर्स के करीब जा रहा है, कस्टमर के करीब जा रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया इसका मतलब, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और वहीं अगर मैन्युफैक्चरर बोलता है भैया सप्लायर सुनो मेरी बात, आज से आप हुए मेरे, ठीक है, सप्लायर हो गया मैन्युफैक्चरर का, तो वहाँ पे वो कर रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप बोलोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इसको ध्यान में रखना, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन है तो वो ऊपर की साइड होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट्स हैं ये, ठीक है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि वो कस्टमर्स के क्लोज जा रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब हो गया वो रॉ मटेरियल के क्लोज जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की ही बात हो रही है बस। या तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर के करीब जाएगा या कस्टमर्स के करीब जाएगा, ऑलराइट। और वहीं पे होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कि भैया आपका पिज़्ज़ा का बिज़नेस तो था ही, आपने बोला कि भैया हैमबर्गर का बिज़नेस भी हम ले लेते हैं, तो हम साइडवेज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप वैल्यू चेन में साइडवेज जा रहे हो, कि आपके पास ये मतलब सोप का बिज़नेस था, अभी आपने ले लिया शैम्पू का बिज़नेस, अभी आपने ले लिया डिओड्रेंट का बिज़नेस, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसके बाद होता है इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब कि कंपनी एक्सपैंड तभी भी करेगी ना जब वो एक बाउंड्री से ज़्यादा चली जाएगी। मतलब एक देश में उसका ऑपरेशन था, एक देश से अगर ज़्यादा में करेगी तो वो एक्सपेंशन ही तो बोला जाएगा उसे। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सप्लोर्ड ऑल द पोटेंशियल टू एक्सपैंड डोमेस्टिकली एंड लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। कि भैया डोमेस्टिक मार्केट में उसने सब कुछ देख लिया, भैया जो भी पोटेंशियल था वो सब निचोड़ लिया अच्छे से, अभी वो नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर जाना चाहती है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट हो गया, जो कि एक्सपेंशन में ही आता है। फिर आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन के ज़रिए भी आप कर सकते हो एक्सपेंशन या ग्रोथ, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन कर लो, जॉइंट वेंचर कर लो, स्ट्रेटजिक अलायंस कर लो। मर्जर एंड एक्विजिशन में या तो किसी कंपनी के साथ आप मर्ज हो जाओ, ठीक है, या उसको एक्वायर कर लो, उस कंपनी को ख़रीद लो, या उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को करने के लिए, वो गोल्स को अचीव करने के लिए दोनों भैया साथ में काम करेंगे। दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां साथ में आ गई कि भैया हम भी काम करेंगे, आप भी काम करो, उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए रिसोर्स वगैरह शेयर करेंगे। स्ट्रैटेजिक अलायंस भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही होता है। स्ट्रैटेजिक अलायंस में जो दोनों कंपनियां होती हैं उनकी आइडेंटिटी यूनिक रहती है। तो ये तो था भैया ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अभी देखते हैं क्या होता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। When an organization aims at reducing its one or more business operations with the view to cut expenses and reach to a more stable financial position, ठीक है, कंपनी को बोला भैया अभी थोड़ा सा लॉस में जा रहे हैं हम, हमें अभी कट करना है, ठीक है, एम्स एट रिड्यूसिंग बिजनेस ऑपरेशंस, तो वहाँ पे रिट्रेंचमेंट देखी जाती है। रिट्रेंचमेंट 3 तरीके की हो सकती है, टर्न अराउंड हो सकती है, डाइवर्समेंट हो सकती है, लिक्विडेशन हो सकती है। टर्न अराउंड का मतलब हो गया कि आपने एक कुछ डिसीजन बना लिया था, कोई एक एक्शन ले लिया था, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो रॉन्ग है, ठीक है, तो वहाँ पे वो अंडू करोगे आप ताकि और डैमेजेस ना हो,
ठीक है। टर्न आउट कब यूज़ करना चाहिए, आपने कोई एक डिसीजन लिया, उसमें लॉसेस हो रहे हैं आपको, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आपने गलत चूज़ कर ली, कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, मार्केट शेयर आपका डिक्लाइन हो रहा है, तो आप क्या करो, टर्न अराउंड करो कि आपको जो पहले आपकी स्ट्रैटेजी थी आप उस पर चले जाओ। अभी आप यहाँ पे थे, आपने कोई एक डिसीजन बनाया, उससे पहले वाली एक स्ट्रैटेजीज़ पे आप वहाँ पे चले जाओ, उसको बोलेंगे टर्न अराउंड, पीछे मुड़ के वापस। ठीक है। फिर आता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट हो सकता है, डाइवेस्टमेंट भी होता है, इसमें एक डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बता देता हूँ। डाइवेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आपने एसेट्स बेचना शुरू कर दिया भैया, पोर्शन बेच दिया या एसेट्स बेच दिया। ठीक है, मान लो आपके बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स थे, आपने एक बिजनेस यूनिट सेल आउट कर दिया पूरा का पूरा कि भैया आप ये वाला बिजनेस यूनिट ले लो, उसको बोलेंगे हम डाइवेस्टमेंट। ठीक है। वहीं आप डिसइन्वेस्टमेंट्स किसे बोलोगे, डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या किया, अपने शेयर्स रेज कर दिए कि भैया शेयर्स अपने बेच दिए उसने, जो भी कंपनी के पास भी तो कुछ शेयर्स होते हैं, उसने बेच दिया, उसको बोल देंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद होता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन से भी आप कर सकते हो क्या, रिट्रेंचमेंट। कैसे कर सकते हो कि आप भैया एसेट्स बेच दो सारे, यहाँ पे ऑल मैंने अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, सारे एसेट्स बेच दो और फाइनल क्लोजर कर दो, दुकान में लगा दो शटर, वाइंड अप कर दो, ताला लगा के चले जाओ। ये कब होता है, जब कंपनी हो जाती है दिवालिया। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट। ऑलराइट। और कॉम्बिनेशन का मतलब आप सबको पता ही है कि इन सब में से कोई सा भी एक या दो स्ट्रैटेजी अपने मार्केट स्ट्रैटेजी या मार्केट कंडीशन के हिसाब से, उन तीनों में से कोई भी तीन कौन सी स्ट्रैटेजी थी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट, उसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर देखते हैं भैया BCG मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। BCG मैट्रिक्स क्या होती है, BCG की फुल फॉर्म होती है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, इन्होंने एक मैट्रिक्स प्रोवाइड की थी जिससे आप अपनी इंडस्ट्री का या अपनी कंपनी का पता लगा सकते हो कि भैया कितने पानी में हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट शेयर लिखा गया है, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ लिखी गई है। अगर आपकी कंपनी हाई मार्केट ग्रोथ है, मार्केट शेयर भी आपका बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, मतलब मार्केट को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा अच्छा खासा लगाना पड़ रहा है। मार्केट में ग्रोथ तो है, लेकिन आपका जो मार्केट शेयर है, उस मार्केट में आपका शेयर कितना है वो भी हाई है, तो आप कहलाओगे भैया स्टार्स। स्टार्स का मतलब हो गया कि आप प्रॉफिट उतना बना रहे हो जिससे आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर पाओ, तो आप क्या कहलाओगे, स्टार्स। ठीक है, और बाकी के देखते हैं। बाकी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, मार्केट शेयर बहुत हाई है, लेकिन मार्केट ग्रोथ उतनी नहीं है, आई मीन कि मार्केट में बने रहने के लिए आपको ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, मतलब आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन आउटफ्लो उतना नहीं हो रहा है, तो आप क्या बन जाते हो, कैश काउस। कैश काउ का मतलब क्या हो गया कि आप बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हो इस मार्केट में, और सारी कंपनियां यहाँ पे आना चाहती हैं कि उनको पैसा खर्च ना करना पड़े, मार्केट शेयर इतना हो कि भैया घर बैठे बैठे उनके पास पैसा आ रहा है दब के। ऑलराइट, उसके बाद देख लेते हैं कि किसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, कि मार्केट शेयर आपके पास नहीं है, आपके पास उतना कस्टमर बेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक हाई ग्रोथ मार्केट में घुस के बैठे हुए हो। भाई आपके पास कस्टमर्स ही नहीं है, आप हाई ग्रोथ मार्केट में इतने पैसे लग रहे हैं आपके पास, आप कर क्या रहे हो वहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। करना क्या चाहते हो भैया, क्या करना चाहते हो उधर, हैं आपके पास मार्केट शेयर नहीं है, आपके पास ग्रोथ बहुत ज़्यादा है मार्केट की। ठीक है, तो आपको मेंटेन करने के लिए पैसे लग रहे हैं, ठीक है, अपने आप को मार्केट में, लेकिन आपके पास इनफ्लो नहीं आ रहा है, उतना कस्टमर्स नहीं है आपके पास, तो वो क्वेश्चन मार्क होता है। समझ नहीं आ रहा होता कि कर क्या रहा है भाई अगला करना क्या चाहता है। ऑलराइट, फिर देखते हैं डॉग्स। डॉग्स का मतलब हो गया कि भैया एकदम कि आप कर ही नहीं रहे हो कुछ मार्केट में, बेसिकली कि आपका जो मार्केट शेयर है, जो आपके पास कस्टमर्स हैं वो भी कम है, और जो आपका मार्केट ग्रोथ है वो भी कम है, तो मतलब पोटेंशियल कहीं पे है ही नहीं, ना आपके पास कस्टमर्स हैं ना आपके पास ग्रोथ है। ये वही बात होगी कि नोकिया या जो सैमसंग के जो बटन वाले फ़ोन्स आते थे वो बनाना। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, डॉग्स। ऑलराइट, तो ये था BCG मैट्रिक्स। तो आप पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी कहाँ पे लाई करती है। अगर आपकी कंपनी कैश काउज में लाई करती है तो भैया जो मार्केट है आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, और आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है। स्टार्स में अगर आप लाई करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि मार्केट ग्रोथ के साथ आप बने रहो, आपका मार्केट शेयर क्योंकि है ही, आपके पास कस्टमर बेस अच्छा खासा है, और आपको इतना मेच्योर कर लेना आपको कि आप कैश काउज बन पाओ ईजीली।
ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क्स से आपके पास क्योंकि मार्केट शेयर नहीं है तो आप मेक श्योर करोगे कि भैया आप हाई मार्केट शेयर लेने की कोशिश करो ताकि आप स्टार्स की तरफ जा सको। और डॉग्स में तो आप कोई सी भी एक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, या मार्केट को ऐसे रिट्रेंचमेंट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो कि आप मार्केट छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो ये तो था BCG मैट्रिक्स। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो कि है ग्रोथ ऑफ द फर्म इंटरनल डेवलपमेंट, कि इंटरनल डेवलपमेंट कैसे होगी कंपनी की। बहुत ऐसे बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप प्रोडक्शन बढ़ा लो भैया, आपकी इंटरनल डेवलपमेंट हो जाएगी। आप न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर लो, न्यू मार्केट में घुस जाओ, मार्केट शेयर बढ़ा लो, न्यू बिज़नेस को बना लो कि नया बिज़नेस एक शुरू कर दो, तो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरनल डेवलपमेंट हो जाएगी इन सारी चीज़ों से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, गुड रीड। ठीक है, ये नंबर पे ध्यान मत देना, कुछ भी नहीं है नंबर। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक। हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, आपने स्ट्रैटेजी प्लान कर ली, आपने स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर ली, अभी बारी आती है एग्जामिन करने की। एग्जामिनिंग द अंडरलाइन बेसिस ऑफ फॉर्म स्ट्रैटेजी, कि क्या क्या बेसिस थे, कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट्स, कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या आपको मिला। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस कन्फर्म्स द प्लान। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लो, स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करो, ताकि जो भी आपका प्लान था उसके हिसाब से आपकी क्या हो, परफॉर्मेंस हो। ठीक है, परफॉर्मेंस और प्लान में बहुत अच्छा एक रिलेशन होना चाहिए, जो भी आपने प्लान किया था उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस हो। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन करके आपको क्या मिलेगा, भैया आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर कोई लैग कर रहा है परफॉर्मेंस में तो आप उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से देख पाओगे। एनालिसिस में आपको हेल्प कर देता है। करेक्टिव एक्शंस आप ले ही सकते हो। और रीअसेसिंग गोल्स, कि आपको अगर आपने अच्छे से इवैल्यूएट करी स्ट्रैटेजी, आपको लगा कि भाई स्ट्रैटेजी तो अच्छी नहीं है यार, तो आप देखोगे क्या पता भाई हमारा गोल ही ऐसा हो, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बैठ ना रही हो, तो गोल को भी आप रीअसेस कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे एग्ज़ाम में आया था, और आई वुड सजेस्ट कि आप भी इसको पढ़ लें एक बार। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है ये, ठीक है, कंट्रोल मैंने आगे लिख दिया है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब बड़े लेवल पे, ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। तो टॉप लेवल हो गया स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, फंक्शनल लेवल हो गया ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है लंबे समय के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाना, स्ट्रैटेजीज को कंट्रोल करना स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है, जो कि लंबे समय के लिए होता है। ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता है भैया डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हो आप। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में आगे आपका एनवायरनमेंट को स्कैन करना, स्वाट एनालिसिस करना, या बहुत सारी अदर टेक्निक को यूज़ करना, जिससे आप स्ट्रैटेजीज वगैरह बना सको और उनको कंट्रोल कर सको। ऑपरेशनल कंट्रोल में आ गया डे टू डे रिपोर्टिंग देखना, कंपनी के स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, हफ्ते में कितना अचीव किया, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह देखना, वो सारा आ गया आपका ऑपरेशनल कंट्रोल में। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देखता है भैया ओवरऑल कंसंट्रेशन कहाँ पे है हमारा। ठीक है, ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है कि जो भी सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उनका सारा कंसंट्रेशन किधर है। ठीक है, वो देखता है हमारा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल देखता है कन्फाइंड विद इंटरनल मोस्टली। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता है इसमें, जैसे इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। ऑपरेशनल कंट्रोल में हम इंटरनल चीज़ें ही देखते हैं कि इंटरनली वो कितना इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो ये तो होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो को बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, अभी कंपनियां क्या करती थी ना कि बस पैसे के पीछे भागती थी, जैसे कि आपको पता ही है कि भैया हमें बस प्रॉफिट बना के दे दो, हम खुश हो जाएंगे। नहीं, बैलेंस स्कोर कार्ड ने बोला कि भैया फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को एक ही हिस्सा रखो, उसके अलावा आपको इंटरनल प्रोसेसेस भी देखने हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना इनोवेशन कर सकते हो, कितना आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर आपको कस्टमर्स को भी देखना है। ठीक है, तो सबसे बीच में आपका क्या है, टारगेट है। विजन और स्ट्रैटेजी बना ली आपने सबसे पहले बैलेंस स्कोर कार्ड के ज़रिए, आपकी विजन और स्ट्रैटेजी बनी हुई है मान लो। ठीक है, तो आप देखोगे उसका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको प्रॉफिट कितना बनाना है, सेल्स कितनी करनी है। ठीक है, वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया। इंटरनल प्रोसेस देखोगे आप कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या इनोवेशन वगैरह कर सकते हो, कितना आपके पास मशीनरी है, कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, या कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी इंटरनल प्रोसेस कितनी साउंड है बेसिकली। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन की
कैपेसिटी देखोगे। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में क्या देखोगे कि भैया कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, कितना लर्निंग कल्चर है, कितना ग्रोथ कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आप कस्टमर्स को तो भूल नहीं सकते हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखना, कस्टमर्स की कोई ग्रीवेंस तो नहीं आ रही है वो देखना, ठीक है। इसे बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। आई होप आप समझ गए होंगे, यही था एंड इस वीडियो का। और यहाँ पे हमने ख़त्म किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो ना स्टार्टिंग से एंड तक, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इससे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कल पेपर आपके सामने आएगा ना, आपका हाथ खुद ब खुद चलने लग जाएगा, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि जो आपको नोट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उसको आप डाउनलोड कर लो, फ़ोन में रख लो, पेपर्स में जाने से पहले एक बार उसको बस रीड कर लेना कि आपके कानों में पड़ जाए वो नोट्स, ठीक है। आप मस्त लिख पाओगे पेपर में। तो कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और पीपीटी और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो आप। तो लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी आई नो, 1.5-2 घंटा तो चली गई होगी, बट हाँ देखते हैं। तो और लाइक अगर कर रहे हो तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत करिए, एक ही बारी में रिकॉर्ड करिए एक स्ट्रेच में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।